हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ज्ञान स्टडी पे स्वागत है। आज हम अपने सिविक्स के लास्ट चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ज़्यादा लेंथी नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि अधिकार क्या है। यहाँ पूछ रहे हैं अधिकार क्या है। अधिकार क्या होते हैं कि किसी भी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावे होते हैं। ठीक है, आंसर में भी यही है कि जो अधिकार है किसी का, जो कोई भी व्यक्ति अपने लोगों तथा अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। उसके बाद है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। हम सभी को पता है हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से ज़रूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है, इसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान के एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता क्या है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो भारत का हमारे संविधान है उसकी एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता बतानी है। वो क्या है कि जो भारत है, भारत में सभी लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। जो मौलिक अधिकार ये वर्ड आ रहा है, हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब हम हमसे पूछ रहे हैं कि जो हमारा संविधान है ये हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो क्या है कि हमारे संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। मैंने पहले भी बताया था। इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हमारे पास 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इनके नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर जो पहला है समानता का अधिकार, मतलब कि सभी को समानता है, समानता का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता, हर एक चीज़ की लोगों को स्वतंत्रता दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि किसी भी शोषण के खिलाफ उनको आवाज़ उठाने का अधिकार है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है कि किसी को भी अपने धर्म, मतलब किसी को भी अपने अपने धर्म की प्रचार प्रसार या फिर अपने धर्म के पूजा पाठ करने की पूरी स्वतंत्रता है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक में क्या है कि सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कानून का राज किसे कहते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं कानून का राज क्या है। कानून का राज क्या होता है कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, इसे हम कानून का राज कहते हैं। छोटी सी डेफिनेशन है। क्या है कि कानून का राज होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितने बड़े पद पे बैठा हो, ठीक है, उसके सबके ऊपर कानून लागू होता है। ठीक है, ये नहीं कि ज़्यादा अमीर व्यक्ति या फिर ज़्यादा ऊंचे पद पे बैठा है तो उसके ऊपर कानून नहीं लागू होगा। नहीं, कानून सब पे लागू होगा। तो सब पे लागू होगा तो मतलब कि यहाँ पे कानून का राज है। उसके बाद देख लेते हैं कि समानता का अधिकार का क्या मतलब है। समानता का अधिकार हमने अभी देखा, अपने 6 मौलिक अधिकार के नाम पढ़े, उसके अंदर हमने पहला ही देखा था समानता का अधिकार था। तो समानता के अधिकार में क्या है कि समानता का मतलब है हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। ठीक है, और क्या है कि समानता का मतलब है हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है, क्यों। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो हमारे संविधान है, छुआछूत पहले होती थी, पहले माना जाता है छुआछूत, अब नहीं है। जो संविधान ने छुआछूत एक अपराध है उसको दंडनीय अपराध क्यों घोषित किया है, देख लेते हैं क्या आंसर है। यहाँ छुआछूत का क्या मतलब, एक खास जाति के लोगों के शरीर के छूने से बचना भर नहीं है। ठीक है, यह उन सारे सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देते हैं जिससे किसी विशेष जाति में जन्म ले रहे भर में लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है। मतलब क्या है कि जो छुआछूत है यहाँ पे केवल वो नहीं है कि हाँ भी इसको शरीर से छूना नहीं है, इससे बचना, इसके अलावा भी एक विशेष जाति, ठीक है, जाति धर्म या एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है ना। फिर यहाँ पे क्या है कि वही चीज़ है कि किसी भी एक अलग विशेष जाति को ना कहा जाता है, उनको नीची नज़र से देखा जाता था, कहा जाता था अच्छे नहीं है। ठीक है, वही है कि उनको नीची नज़र से देखा जाता था अथवा उनके साथ अलग से व्यवहार किया जाता था। इसीलिए संविधान ने छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है। ठीक है, ताकि वो इसलिए दंडनीय अपराध घोषित करें ताकि अब ऐसा ना हो, सभी लोगों को समानता का अधिकार, जो सभी लोगों को समान रहे, चाहे उनकी जाति धर्म कुछ भी हो। आगे क्या है कि भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को किस तरह की स्वतंत्रता दी है।
क्या है इसका आंसर? जो भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रता दी है। हमने अभी अपने जो मौलिक अधिकार देखे थे उसके अंदर हमने दूसरा पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। तो हमको यही पूछ रहे हैं कौन कौन सी स्वतंत्रता दी है, उनके नाम देख लेते हैं। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसके बाद है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, एंड देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, और क्या है कि देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, और है कि कोई भी काम करने, धंधा चुनने अथवा पेशा करने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं हमें प्रदान है। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं हैं जो हमारे संविधान ने हमें प्रदान कर रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता लिखो। जो यहाँ पे लिखना है, जो हमारे लोकतंत्र है उसकी एक बुनियादी विशेषता लिखना है। क्या है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। हमारे लोकतंत्र में क्या एक बुनियादी विशेषता कि यहाँ पर अभिव्यक्ति को आज़ादी है बोलने की, हर एक चीज़ की। नेक्स्ट क्या है कि अभिव्यक्ति का आज़ादी में क्या क्या शामिल है। अब हमसे पूछ रहे हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है इसके अंदर क्या क्या शामिल है। इसके अंदर हमारा बोलना, लिखना और कला के विभिन्न रूपों को व्यक्त करना शामिल होता है हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कानून आधार होने पर सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिकों को गिरफ्तार कर सकती है, इसके लिए उन्हें किन नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो कानून है, जैसे कि कानून है और पुलिस होते हैं, फिर ये नहीं है कि हाँ भी पुलिस के ऊपर कोई कानून नहीं होते, सबके ऊपर कानून होते हैं, यहाँ तक कि हमारे पुलिस के ऊपर भी कानून होते हैं। अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो पुलिस होती है और किसी भी नागरिक को गिरफ्तार करती है तो उसके लिए उनको भी नियमों का पालन करना पड़ता है। तो वो किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है उनको बताना है। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या है कि गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारण की जानकारी। मतलब कि जो भी पुलिस कोई भी गिरफ्तार करता है किसी भी व्यक्ति को, तो उसके पास ये चीज़ होना चाहिए कि सबूत होना चाहिए कि वो किस कारण से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, या फिर उसके पास जानकारी होना चाहिए कि किस कारण से वो उस व्यक्ति को मतलब कि हिरासत में ले रहा है। आगे क्या कह रहा है ये सेकंड पॉइंट में है कि गिरफ्तारी या हिरासत के लिए हिरासत से लिए गए व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना है। मतलब कि कोई अगर पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार की है तो जो पास का मजिस्ट्रेट है उसके सामने गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पेश करना है। ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने। और लास्ट में क्या है कि ऐसे व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और अपने बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार है। मतलब कि जो भी व्यक्ति पुलिस के हिरासत में लिया गया है, ठीक है, उसको भी वकील रखने का, कोई भी विचार अपनी तरफ से सुझाव देने का या फिर अपने बचाव के पक्ष के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान ने खास तौर पर जिस 3 बुराइयों का जिक्र किया है और उन्हें गैर कानूनी घोषित किया है, बताइए। अब हमें यह बताना है कि जो संविधान ने 3 तरह की बुराइयाँ उनका जिक्र किया है, उनको जो कि गैर कानूनी घोषित किया गया उनका बताना है। यहाँ पे ये तीनों के तीनों एक तो जो हमने एक शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा था उससे रिलेटेड है। पहला क्या है कि संविधान मनुष्य जाति के अभेद व्यक्ति का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि हमारा संविधान किसी भी किस्म के बेकार या जबरन काम लेने का निषेध करता है। ठीक है, हम सभी को पता है। उसके बाद क्या है, बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के जबरन काम करना पड़ता है। जब यही काम मजदूरों को जीवन भर करना पड़ता है तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया कि हाँ भी जो किसान है उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अगर कोई भी किसान काम कर रहा है तो ये नहीं है कि हाँ भी उसकी जो भी मजदूरी है तुम कम कर दो, नहीं। उसके बाद तीसरे में क्या है, मेन क्या है कि तीसरे में है कि किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जा सकता। देखो क्या लिखा है कि संविधान बाल मजदूरी का भी निषेध करता है। किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को से काम नहीं करा सकता है। ये तीनों के तीनों हमारे जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार था उसके अंतर्गत आते हैं कि
ना तो मतलब कि कोई भी संविधान में क्या है कि मनुष्य जाति को अवैध व्यक्ति का निषेध करता है, और क्या है कि बगैर या जबरन काम पर कोई भी काम नहीं करवा सकते किसी भी व्यक्ति से, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से भी काम नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताओ। हमसे पूछ रहे एक धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताओ, तो क्या है हमारा भारत। हम सभी को पता है हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। अब नीचे क्वेश्चन में आ गया कि धर्मनिरपेक्ष शासन क्या है। जो अभी हमने बात कर धर्मनिरपेक्ष देश का नाम बताओ, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब भी तो पता होना चाहिए क्या होता है। क्या होता है कि वह मतलब धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म मान्यता नहीं होती। मतलब कि अगर हम अपने भारत को ही देख लें तो यहाँ कितने सारे धर्म के लोग रहते हैं। ये तो नहीं है ना कि यहाँ भी एक ही धर्म को मेन कुछ ज़्यादा ही मान्यता है, नहीं। सभी धर्म पर आगे हाँ ये है कि अल्पसंख्यक को अपने किन हितों के संरक्षण की ज़रूरत होती है। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको किन किन हितों की ज़रूरत होती है, किन किन संरक्षण के लिए। भाषा, एक संस्कृति और धर्म के विशेष संरक्षण की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे देश की न्यायपालिका किससे स्वतंत्र रखा गया। जो हमारे देश की न्यायपालिका है उसको किससे स्वतंत्र रखा गया। अगर आपको याद हो तो जो इससे पिछले वाला चैप्टर था संस्थाओं के कामकाज में, मैंने बताया था कि जो हमारी न्यायपालिका होती है उसको सरकार और संसद दोनों से ही स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है, सरकार और संसद के अंडर में नहीं रहती, हमारी न्यायपालिका पूरी स्वतंत्र है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सरकार अल्पसंख्यकों किन किन अधिकारों को स्पष्ट करता है। जो सरकार है अल्पसंख्यकों के किन किन अधिकारों को स्पष्ट करता है, किन किन है। संविधान अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है। अगला क्या है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। अब हमसे पूछे संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। एक तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है इसे आत्मा का हृदय भी कहते हैं। आगे क्या है, आंसर क्या है कि हमें उपयुक्त अधिकार को लागू करने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास इन्हें लागू करने के उपाय हैं, इन्हें संवैधानिक उपचार कहते हैं। उसके बाद क्या है कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में नागरिक कौन कौन से नए अधिकार मिले हैं। जो दक्षिण अफ्रीका है उसके अंदर नागरिकों को कौन कौन से नए अधिकार मिले हैं। एक तो है निजता का अधिकार, उसके बाद है पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, देन है पर्यावरण का अधिकार, और है स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त भोजन और पानी तक पहुँचाने का अधिकार है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं हम कि किस कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। मैंने अभी बताया था कि जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा गया है। तो यह पूछ रहे जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावित बनाता है। ठीक है, ये संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर सकती हैं, पर जब इनमें से हमारे कोई किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के ज़रिए उसे रोक सकते हैं। ठीक है, इस समस्या का निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार का मामला है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये जो अधिकार है ना इसके अंदर क्या होता है कि जो दूसरे भी अधिकार हैं उनको एक तो प्रभावी बना देता है। इस अधिकार में क्या है कि अगर हमको लगता है कि हमारे किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, चाहे वो सरकार कर रही है या फिर कोई नागरिक कर रहा है, तो हम क्या है कि हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं और हमको उसके अंदर न्याय मिलेगा। इसीलिए जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इन्होंने इसे आत्मा का हृदय कहा था। यहीं पर हमारे जो क्लास 9 के लास्ट चैप्टर लोकतांत्रिक अधिकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अभी के लिए थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।